नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में वीसो कंपटीशन क्लासेस। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग मैराथन लाने वाले हैं, जिससे आपका यूपी टेट का सिलेबस जो है आराम से कवर हो जाए। और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन सीरीज़ भी लाएंगे। तो क्वेश्चन सीरीज़ तब लानी चाहिए जब कुछ बेस कंप्लीट हो। मैं यही मान के आपको बता रहा हूँ कि आपका बेस अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं बेसिक से ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाल विकास से। चलिए, बाल विकास में शुरू करते हैं। वृद्धि वृद्धि ग्रोथ क्या है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मनुष्य जब भ्रूण बन के आता है माता के पेट में, तब से लेके वृद्धावस्था तक ये बराबर चलती रहती है। ठीक। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में भी किया जाता है। ये हो गया। अब ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, लंबाई, बार, चौड़ाई वगैरह। विकास ये सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये संपूर्ण जीवन चलता है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन को हम कहते थे इसमें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक। और इसमें बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास शामिल किया जाता है। इसमें हम चारों विकास काउंट करते हैं, क्योंकि जब विकास किसी मनुष्य का हम मापेंगे तो उसमें हम चारों फैक्टरों को काउंट करना पड़ेगा, तभी हम उसका विकास का एक्यूरेट हम देख पाएंगे कि उसका विकास कितना हुआ है। ठीक। लेकिन वृद्धि के लिए केवल हम मात्रात्मक या शारीरिक विकास को ही देख सकते हैं। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अगर बात करें बाल विकास में, बाल विकास में मुख्य रूप से 4 ही अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था को काउंट कर लिया क्योंकि ये भी एक अवस्था है। गर्भावस्था में गर्भधान जब तक होता है, जन्म से पहले तक, वो सारी प्रक्रियाएं कि बालक क्या क्या हलचल करता है, क्या कैसे करता है, सब उसमें काउंट की जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 अवस्था हैं: शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, या कुछ मनोविज्ञान इसको 6 वर्ष ही मानते हैं। बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था किशोरावस्था है 13 से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था हो गई 19 वर्ष से अधिक। जितने भी एडल्टहुड मान लीजिए, ये सारे प्रौढ़ावस्था में आते हैं। ठीक। अब कुछ उपयोगी कथन, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्या क्या है? ये क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर साल रिवाइज होती रहती है। हर साल नहीं तो लगभग दो दो बार में एक बार, 2 साल में एक बार रिपीट तो होती है। सी टेट वगैरह में भी ये आते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। उन्होंने कहा कि बालक को जो भी बनना होता है अपने शुरुआत के शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष में जो क्रियाकलाप होती हैं, उसका मानसिक विकास हो गया किस तरह होता है, तो वो पूरे जीवन के रूप में निर्धारित हो जाता है कि ये अगर इन 4-5 वर्षों में इस तरह का है तो ये अपने आने वाले भावी जीवन में किस तरह होगा। इनका ये मतलब था। ठीक। अब वाटसन के अनुसार, वाटसन ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। उन्होंने कहा कि एक नवजात शिशु कुछ भी बन सकता है, या हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनी खुद की कुछ गुण नहीं होते, वो बाहर से अर्जित करता है किसी भी तरह का। अगर वो चोर के साथ रहेगा तो वो चोर ही बनने की संभावना अधिक है। वो डॉक्टर के साथ रहेगा तो उस माहौल में उसे डॉक्टर के गुण अधिक प्रभावशाली रहेंगे। वो जिस क्षेत्र में पैदा होता है उसी क्षेत्र के गुण उसमें वो वातावरण से सीखता रहता है। तो इसलिए इन्होंने, वाटसन ने कहा था कि आप मुझे चैलेंज करो, आप जो भी कहोगे मैं उस बच्चे को बना सकता हूँ। अब शैशवावस्था, शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व शैशवावस्था, ये होती है जन्म से 3 वर्ष तक। और दूसरी होती है उत्तर शैशवावस्था, या इसी को हम पूर्व बाल्यावस्था बोल देते हैं, जिसको खिलौने की आयु बोलते हैं। ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खिलौनों की आयु कौन सी है?
क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है बाल्यावस्था और शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इस चौथा ऑप्शन कुछ और हो जाता है तो उसकी पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था या फिर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की जो एज का होता है, ये ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या है, सामाजिक भावना का विकास, दूसरे बालक में रुचि या अरुचि, संवेग का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की भावना। प्राथमिक रूप से काम प्रवृत्ति की भावना शैशवावस्था में ही आती है, कई मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव। चूंकि ये यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो इसलिए इसमें इनकी कुछ डेफिनेशन या इसके अंदर ज़्यादा डीपली पूछेगा नहीं, इसमें आप इतना ही ध्यान रखिए कि इतना आता है। क्योंकि अगर सी टेट का एग्ज़ाम होता तो मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट समझाता कि सामाजिक भावना के विकास से क्या तात्पर्य इसका, कि बच्चे में किस तरह सामाजिक भावना का उदय होता है। किंतु ये यूपी टेट है तो इसमें ये जानने की भी ज़रूरत नहीं और समय भी नहीं अपने पास। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जो आ सकते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया का आरंभ कब होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया का प्रारंभ किस अवस्था में होता है। 4 हो जाएंगे ऑप्शन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो आंसर है हमारा शैशवावस्था। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है थॉर्नडाइक के अनुसार। ये थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है क्योंकि थॉर्नडाइक का बोला हुआ है ये। और नवजात शिशु का कद लगभग कितना होता है, ये भी आ जाता है, अच्छा पॉइंट है कि 51 सेंटीमीटर या लगभग 20 इंच। ये इसका कद या लंबाई जो होती है उसकी पूरी वो होती है 51 सेंटीमीटर या 20 इंच जब वो जन्म लेता है। उसका भार कितना होता है, भार लगभग 7 से 8 पाउंड उसका भार हो जाता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, किसने कहा है, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शरीर का विकास होता है किस अवस्था में, तो वो शैशवावस्था में। बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, ये भी हम शैशवावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। ये कथन है जो कि किसने कहा, कॉल एवं ब्रूस के अनुसार। अब ने रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। रॉस ने माना है कि ये बाल्यावस्था जो मिथ्या परिपक्वता काल की, उसमें बच्चों को, बालकों के, बालिकाओं को लगता है कि वो परिपक्व हो चुके हैं लेकिन वो नहीं हुए होते हैं। बाल्यावस्था के अन्य नाम, और इसके अन्य नाम किस पेपर में हमारे पूछ सकता है कि प्रारंभिक विद्यालयों की बाल्यावस्था के अन्य नाम, तो ये भी हमसे पेपर में पूछ सकता है अन्य किस नाम से। वो क्वेश्चन पूछ देगा प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो वो कहते हैं ये बाल्यावस्था को। ठीक, स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, ये किस अवस्था को कहते हैं, ये भी बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था, डर्टी एज, मतलब कीचड़ वगैरह, रगदा, धूल मिट्टी, उनसे कोई उनको दिक्कत नहीं होती, वो उसमें खूब खेलते हैं। जबकि उसी में आप शैशवावस्था की अपेक्षा देखेंगे कि वो लोग इतना नहीं उसमें खेलना पसंद करते। गैंगेज, इसमें समूह की आयु भी इसी को कहते हैं। ये इसमें एक गैंगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गंदी अवस्था, गैंगेज से क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है कि बच्चे में सर्वप्रथम समूह का विकास किस अवस्था में होता है। क्योंकि सब लोग पढ़े होते हैं कि किशोरावस्था में ही होता है, लेकिन वो द्वितीय के तौर पे होता है। सर्वप्रथम प्राथमिक रूप से बाल्यावस्था में होता है, समूह का जो गुण पाया जाता है बच्चों में। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है, इसमें संचय करने की प्रवृत्ति होती है, निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माफ़ कीजिएगा। इसमें निरुद्देश्य, मतलब बिना किसी उद्देश्य का भ्रमण करते रहना, कहीं भी चारों तरफ
कोई मतलब नहीं होता कहाँ जा रहा है, लेकिन घूमने से मतलब होता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, बाल्यावस्था में ही काम प्रवृत्ति की न्यूनता सर्वाधिक कम होती है। सामूहिक खेलों में रुचि, रुचि में परिवर्तन, रुचियाँ चेंज होती रहती हैं इनकी। अचानक उन्होंने देखा क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के बाद कोई अगर मान के चलिए अपने गांव मोहल्लों में पहिए वगैरह चला रहा है, तो उनको क्या पता पहिए चलाने का मन हो जाए। तो यह है रुचि में परिवर्तन उनका अचानक से हो जाता है। जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। बाल्यावस्था की आयु जो होती है 6 से 12 होती है, ठीक। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था कहा, किसने कहा? रॉस ने। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। ये है कि बाल्यावस्था में ही बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वास्तविक जगत जगत में जो प्रवेश की अवस्था होती है वो भी बाल्यावस्था होती है। वास्तविक जगत से जब सरोकार होता है, क्योंकि शैशवावस्था में तो वो परिवार में ही रहता है, परिवार से बाहर बहुत कम जाता है। बाल्यावस्था में उसका बाहर जाना प्रारंभ होता है। किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है। ये पढ़ने के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल तो है ही। इसमें क्या है, स्टैनले हॉल का ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो कि मोस्टली आता रहता है। क्या है? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ठीक। केवल आप पॉइंट ही पढ़ लीजिए, याद रखिएगा इनको, क्योंकि डिस्क्राइब अगर करेंगे तो जो वीडियो है काफ़ी लंबा जाएगा और इसमें बेनिफिट भी नहीं है इसका। ये मैं आपको सी टेट के एग्ज़ाम में या फिर एम पी टेट हो गया या रीट हो गया, इन सब में ज़्यादा बेनिफिट होता है इनकी जो डिस्क्रिप्टिव होता है। चलिए अगला कथन देखते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, जिसने कहा? क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जर्सील के अनुसार, ठीक। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन। इसमें अपराध की जो भावना है बच्चों के मन में जल्दी आ जाती है, छोटी छोटी बातों पे आ जाती है। अब किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन। ये कहा है बिग एम हंटे ने। अगला, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक। किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें होती ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। इसमें बच्चा ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करना प्रारंभ करता है। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा मतलब जो बलशाली है उसका मित्र बनने की कामना करना, या जो बड़े लोग हैं उनके टच में रहने की वो कामना करना। अपराध प्रवृत्ति की विकास, समाज सेवा की भावना, व्यवसाय की चिंता, बुद्धि का अधिकतम विकास, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक योग्यताओं का विस्तार, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता, ये भी सॉरी स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का विकास, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह को महत्व, ये सारी विशेषताएं हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो पूर्व किशोरावस्था की एज अगर पूछी जाए तो वो 13 से 15 हो जाएगी, और उत्तर किशोरावस्था की बात की हो जाएगी 15 से 18 वर्ष। सबसे अधिक संवेग उग्र किस अवस्था में होता है? तो वो सबसे ज़्यादा संवेग जो होते हैं इमोशंस, वो सबसे ज़्यादा उग्र किशोरावस्था में होते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है, किस अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में। ईर्ष्या का प्रदर्शन बच्चा सर्वप्रथम कब करता है? एक ये अच्छा पॉइंट था कि ईर्ष्या का जो प्रदर्शन होता है वह बच्चा सर्वप्रथम किस अवस्था में करता है? तो वो करता है 6 माह की आयु में। 6 माह की आयु होगी शैशवावस्था। नवजात शिशु, नवजात शिशु की ये पॉइंट आ जाते हैं कभी कभार। इनकी हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो हड्डियाँ इनकी होती हैं 270। भार, भार हो जाता है 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड, या लगभग 3.25 किलोग्राम के आसपास। इसमें बालिका का वजन कुछ कम हो जाता है, तो जैसे कि बालिका का आप देख सकते हैं कि 7.13 पाउंड, या लगभग 3 किलोग्राम, लगभग 200 ग्राम कम हो जाता है बालकों से।
तो बालक का भार अगर पूछेगा तो ये कितना है, 3.2 kg, और बालिका का 3 kg। ओके। लंबाई, लंबाई का भी यही है। लंबाई बालकों की जो 50 से 51 सेंटीमीटर होती है, ये समानता होती है, और बालिकाओं की कुछ सेंटीमीटर उनसे छोटी हो जाती है, 2-3 सेंटीमीटर अधिकतम, 4, बस इतना ही, कोई स्पेसिफिक नहीं होता ये। ठीक। अब सिर व मस्तिष्क का भार शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। मतलब कि बच्चे का जो मस्तिष्क या सिर का भार है, उसकी कुल लंबाई जो ये थी, इसका 1/4 भाग या लगभग 350 ग्राम होता है। ठीक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? पहले तो ये दुर्घटना हो सकती है, फिर खेल या व्यायाम ना करना, या उतना टच में नहीं है कोई खेल या व्यायाम के, तब भी शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। पौष्टिक भोजन, वातावरण, वंशानुक्रम, प्रेम, सहानुभूति, गर्भावस्था की सावधानियां, भौगोलिक परिस्थिति, ये सारी हो सकती हैं। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सूक्ष्म गति कौशल किस का जो उदाहरण क्या है? सूक्ष्म गति कौशल मतलब जो धीरे धीरे सीखता है बच्चा, तो वो है लिखना। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। गर्भ में बालों को विकसित होने में लगने वाला समय, बालों नहीं मतलब बालकों को, गर्भ में बालकों या बच्चों को विकसित होने में लगने वाला समय 280 दिन या लगभग 9 माह। स्थूल गति कौशल का उदाहरण है चढ़ना और फुदकना। अब शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास में हम देखते हैं कि स्थूल गत्यात्मक विकास, इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंतर्गत बच्चे खड़े होकर चलने लगते हैं, घुटनों के ऊपर चलने लगते हैं, ऊपर चढ़ने और दौड़ने जैसी प्रक्रियाएं करने लगते हैं। वो स्थिर रहना नहीं पसंद करते, वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। और सूक्ष्म में क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में इसमें बच्चा अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तकों को पलटना, बटन तथा चिप लगाना, ड्राइंग करना और लिखने जैसी प्रक्रिया, कुछ भी लिखने लगता है वो, इस तरह की प्रक्रिया वो शुरू कर देता है। आरंभिक बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास। आरंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की शुरुआत। तो इसमें स्थूल गत्यात्मक विकास में क्या होता है, इसके अंतर्गत दौड़ना, उछलना, रस्सी कूदना, छल्ला घुमाना, तिपहिया साइकिल चलाना, गेंद फेंकना और पकड़ना जैसी क्रिया होती हैं। आप बच्चे ये सारी अपने गांव मोहल्लों में आप देख सकते हैं, पहिए चलाना, मैच खेलना या डंडे से बॉल खेलना, इस तरह की सारी प्रक्रियाएं स्थूल गत्यात्मक विकास में आ जाती हैं। इसके अंतर्गत भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, लिखना, नकल करना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। ठीक। एक ये जॉन लॉक का कथन है, क्या है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। उनके माँ बाप, परिवार या बाहरी दुनिया उस पर अनुभव लिखती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जैसे कि विनय साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है, तो उससे हम बुद्धि का मापन करते हैं। ठीक। विनय साइमन परीक्षण ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आता है, बहुत आता है ये, खासकर यूपी टेट में, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो स्पीयरमैन, वो है स्पीयरमैन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक ये आरबी कैटल, तरल ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, इन्होंने किया था बिने, अल्फ्रेड बिने ने। संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से कौन जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जीन पियाजे जाने जाते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है बुद्धि को मापने के लिए। मानसिक आयु की प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये किया बिने साइमन ने। बहुबुद्धि, हावर्ड गार्डनर। बुद्धि का एकल घटक, अव्यय सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का वंशानुक्रम पर प्रभाव होता है, कि ये किसने कहा, ये कहा टर्मन ने। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं थी वो है।
कौन कौन है? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और ये औपचारिक। इनमें क्या होता है ये याद कर लीजिए आप। 0, 2, 7, 11, 15। 0 से 2 संवेदी संक्रियात्मक, 2 से 7 हो गई पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक हो जाती है 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक 13 से 15 वर्ष। बुद्धिघात व परिभाषाएं तो बोरिंग। इनके अनुसार क्या है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण के थ्रू हम जो भी मापते हैं, जो भी मान निकलता है, वही बुद्धि का जो है ओरिजिनल मान होता है। और बकिंघम ने क्या कहा? बकिंघम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये टर्मन ने कहा। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये किसने कहा? ये विनय ने कहा, अल्फ्रेड विनय। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, रायबर्न के अनुसार। ये कहा रायबर्न ने हमारे। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये गाल्टन ने कहा। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है, ये स्टर्न महोदय ने कहा। अब थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहा उन्होंने? सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ये 3 लोगों का है, अल्फ्रेड विनय, टर्मन और स्टर्न का। द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है। बहुकारक सिद्धांत ये है थॉर्नडाइक का। बहुकारक है, बहुबुद्धि नहीं है। बहुबुद्धि तो ये है हार्वर्ड गार्डनर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल। पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नन। उत्तरी तंत्र का सिद्धांत यह है स्टेनबर्ग का, ठीक। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि कौन कितनी होती है इसको देख लीजिए। ये है 140 से अधिक होती है तो प्रतिभाशाली, उससे कम हो गई 121 तक तो प्रखर बुद्धि, 111 से 120 हो गई तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि और 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। तो ये हमारी बुद्धि लब्धि, इनसे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिक टाइप का, सिंपल सा ही होता है, उसको आप सूत्र याद रखिए, उससे बन जाता है वो। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये किस तरह क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है या सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। तो इनको ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इनमें आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ये शाब्दिक है, ये याद रखिएगा। और अशाब्दिक में है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेस्टलर वैल्यू टेस्ट, ये दो हैं अशाब्दिक में। अब जो सामूहिक रूप से थे उनमें ये है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ये आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना समान वर्गीकरण टेस्ट। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा जो टेस्ट है वो है शाब्दिक लेकिन ग्रुप का, और अशाब्दिक की बात करेंगे तो आर्मी बीटा टेस्ट। अल्फा हो जाएगा शाब्दिक और बीटा हो जाएगा अशाब्दिक। शिकागो अशाब्दिक टेस्ट, इसमें अशाब्दिक लिखा ही है तो आप समझ सकते हैं, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। संवेग की परिभाषा, इमोशन। संवेग की परिभाषा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसी भी इमोशन से जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है तो उस दशा को संवेग कहा है। किन्होंने? वुडवर्थ ने। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग मतलब इमोशन, ई
मोशन, मोशन माने गति, ई माने इनर, अंदर की गति जो है वो इमोशन। ये तो वर्ड का मीनिंग हो गया, और एक्चुअल बना भी है इसी से ही। चलिए आगे, संवेग की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसकी। तो ये संवेग विश्व भर के सभी प्राणियों में पाया जाता है। सबसे पहला, ये सारे जीवों में पाया जाता है। संवेग के उत्पन्न होने पर अस्थायी शारीरिक दैहिक परिवर्तन होता है। संवेग दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शिथिल या विलुप्त हो जाती है। ये मतलब ये है कि जब बोला जाता है कि गुस्सा आप लोगों को आ जाता है, तो क्यों बोला जाता है कि ठंडे दिमाग से सोचो, या गुस्सा शांत होने के बाद सोचो, तो ये उसी बात पे है कि उस संवेग की दशा में किसी भी तरह का संवेग, उसमें विचार प्रक्रिया शिथिल या विलुप्त हो जाती है। संवेग की प्रगति अस्थायी होती है, और संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों के प्रकार, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है हमारा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं मैकडूगल के अनुसार संवेगों के कितने प्रकार हैं। तो उन्होंने 14 प्रकार बताए हैं। उन्होंने 14 प्रकार बताए हमारे संवेगों के, कौन कौन है। एक तो मूल प्रवृत्ति होती है, फिर उसका संवेग क्या होगा, एक्शन, और फिर उसका संवेग क्या होगा। तो पहला है पलायन। पलायन मतलब भागना, भय, इसका संवेग हो जाएगा। युयुत्सा या लड़ना, ये क्रोध। ये 14 थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आ सकता है कि इस मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या हो सकता है, क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। विकर्षण या लड़ना, इसका हो जाएगा घृणा। संतान कामना का वात्सल्य। प्रार्थना का करुणा। काम प्रवृत्ति का कामुकता। उत्सुकता या जिज्ञासा का आश्चर्य। वितीतता या दैन्य का आत्महीनता। आत्मगौरव का आत्म अपमान। सामूहिकता का एकाकीपन। भोजन तलाश का भूख। संग्रहण का अधिकार। रचना धर्मिता का कृतिभाव। हंसना का आमोद। तो ये 14 हमारे हो गए मैकडूगल के अनुसार। इनको इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अब बाल्यावस्था में संवेग विकास क्या है। बाल्यावस्था में ये इसको जो एक अनोखी अवस्था भी बोला जाता है। इसमें जिज्ञासा की प्रबलता होती है, संवेग पर नियंत्रण होता है, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन होता है, संवेग में स्थायित्व भी होता है इनमें, इस अवस्था में। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इसमें संवेगों का विकास किस तरह होता है। तो पहले भाव प्रधान प्रवृत्तियों की अधिकता होती है, भावना इमोशन अधिक तीव्र होती हैं इसमें। संवेग की विभिन्नताएं होती हैं, वीर पूजा की भावना, अपराध प्रवृत्ति की भावना, स्वतंत्रता की भावना, विरोधी मनोदशाएं, काम भावना की भावना, काम भावना की प्रबलता, स्वाभिमान की भावना, और चिंतन युक्त व्यवहार। कुछ तथ्य देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मैकडूगल, ये बार बार मिसप्रिंट हो गया, इसका ये लिखा जाएगा मैक डूगल। ओके, मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। तो 14 बताए। जन्म के समय बच्चों में संवेग होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चों में कौन सा संवेग होता है। तो वो होता है उत्तेजना। स्पिनोजा के अनुसार संवेगों के प्रकार, उन्होंने 3 संवेग बताए थे, एक हर्ष खुशी, शोक दुख, और इच्छा। सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता होती है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, परिवार की। बच्चे की सामाजिक विकास में ये क्या लिखा है, कितना मिसप्रिंट होता है। हाँ, बच्चे के सामाजिक विकास में महत्व क्या रखता है, उसके सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्व क्या रखता है। तो खेलों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है, ये हरलॉक का अनुसार है, कथन है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। स्वर्णिम ध्वनियाँ है, स्वर्णिम ध्वनियाँ हमारी हो गई थाफा चा। भाषा की अर्थ, भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है,
सबसे छोटी रूपम, रूपम लिखा है, ये होता है रूपम है। अब दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है बच्चों का? तो ये हो जाता है 100 शब्द तक। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किन का? तो स्वर का और व्यंजन वर्णों का। जिस तरह आ, मा, पा, इस तरह करके वो इन्हीं दो का सर्वप्रथम वो अनुकरण करता है। समान बुद्धि बालक, जो समान बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है, प्रायः बोलना सीख जाता है इस 34 माह की आयु तक, लगभग बोलना सीख जाता है समान बुद्धि लब्धि वाला। बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होता है? इसको याद रखिएगा, SBPL, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। लैड, इसका पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है। ये भाषा अर्जन के बारे में सबसे ज़्यादा न्यूम चॉम्स्की के कथन आते हैं, इनको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन है अपसारी, क्रिएटिविटी से संबंधित जो चिंतन है, ये ऑप्शन आ सकते हैं अपसारी अभिसारी, तो उसमें आंसर हमारा अपसारी होगा। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी यह उच्च होगा। क्या उच्च होगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। कि अगर किसी बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि है तो जरूरी नहीं कि उसमें क्रिएटिविटी भी उच्च हो। बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध होता है धनात्मक। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो का कथन है ये। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, BN झा। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाते हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 वर्ष 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। कुल मिला के इनका मतलब है कि वे जन्म के उपरांत वे सभी बातें अंतर्निहित होती हैं मनुष्य में, जो 9 महीने के दौरान उसने वंशानुक्रम के थ्रू या वातावरण के थ्रू मिला हो, या माता ने, क्योंकि गर्भ में भी बच्चा सीखता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा रॉस ने। उन्होंने कहा कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा हर चीज़ प्रभावित करती है। जीन्स के अलावा जितनी भी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वो सारी वातावरण में काउंट होती हैं। अब वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक, तो इनके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पॉइंट कुछ याद रखने लायक है जो आ सकते हैं। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो ये किया हॉर्नर ने किया। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया। सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? वह डाउन सिंड्रोम, एक ये डिसीज होती है, ये हो जाती है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं XY, और लड़की के लिए XX। द एमिल, ये किसकी पुस्तक है? ये है रूसो की। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? जॉन ड्यूई की। जो वर्णांधता रोग से ग्रसित होते हैं वो किन रंगों में अंतर नहीं पता कर पाते? तो वो लाल और हरा में। आंखों व त्वचा का रंग फोनोटाइप होता है। मादा क्रोमोसोम्स में XX होते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। लड़का लड़की होना निर्भर करता है, लड़का या लड़की होना निर्भर करेगा नर शुक्राणु पे, ना कि मादा पे। जबकि हमारे समाज में लोग कहते हैं कि लड़की हो गई तो महिला की गलती है, या लड़का हो गया तो महिला की गलती है। जबकि वास्तविकता ये है कि लड़की या लड़के का निर्धारण जो होता है वो पुरुष से होता है, उनके गुणसूत्र से। ठीक, याद रखिएगा। अधिगम के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। कुछ अधिगम के सिद्धांत कौन कौन महत्वपूर्ण जो है?
उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया? थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत ये पावलोव का दिया हुआ है। क्रिया प्रसूत स्किनर। सीखने का प्रबलन का सिद्धांत प्रबलन CL हल का दिया हुआ है। समीपता अनुबंधन सिद्धांत ये है एडविन रे गुथरी का। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ये है वोल्फगांग कोहलर का। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है ये कर्ट लेविन का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स का। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का। ये सारे हमारे हो गए अधिगम के सिद्धांत। और कुछ है कथन है। अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप त्योहारों में त्योहार नहीं है, यह व्यवहार। व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा? गेट्स व अन्य ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा। अब थोड़ा थॉर्नडाइक के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत से संबंधित अन्य नाम क्या है? इसके हो गए संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन का सिद्धांत, चयन व संबंध का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ये सारे नाम इसी सिद्धांत के हैं जो कि दिया है थॉर्नडाइक जी ने। थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? इनकी बुक दो हैं। दो क्या है तो कहीं, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? उन्होंने बिल्ली पे, चूहा पे और मुर्गी पे 3 दिन पे प्रयोग किया। इनके सिद्धांत को SR सिद्धांत भी कहते हैं। SR थ्योरी जो होती वो इन्हीं का दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट SOR सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया वुडवर्थ ने। हाँ, SOR सिद्धांत दिया ये वुडवर्थ ने दिया। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया? वो गुथरी ने नहीं दिया। क्षेत्र सिद्धांत संबंधित किससे? गेस्टाल्टवाद से। पावलोव सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? पावलोव के जो सिद्धांत है उनके अन्य नाम हम देख लेते हैं। कई बार उनका सिद्धांत के नाम इन नामों पे आ जाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, टाइप ऑफ अनुबंधन सिद्धांत। ये सारे पावलोव के हैं। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो इम्पोर्टेंट है सिद्धांत कौन सा? ये एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। ये किनका दिया हुआ है? ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या थे? संबंधवाद, बंधन सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और इनकी जो पुस्तकें हैं एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान जो मैंने बताई थी अभी। और प्रयोग किस पे किया? बिल्ली, चूहा और मुर्गी पे। अब हो गया पावलोव का। पावलोव में क्या है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने के मतलब अन्य नाम क्या क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप S अनुबंधन का सिद्धांत। ये सब इन्हीं के ही सिद्धांत के नाम हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने किया था कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यह BF स्किनर। इनके अन्य नाम नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, साधनात्मकता अनुबंधन का सिद्धांत। ये अन्य नाम हो गए इनके। और इनकी पुस्तक क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इनकी बुक। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? चूहा और कबूतर पे। सूच का सिद्धांत, ये है कोहलर का। ये गेस्टाल्टवादी के अंतर सूच का सिद्धांत ये है कोहलर का। इनके अन्य नाम है क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। और इनकी पुस्तक थी मेंटलिटी ऑफ एप्स। एप्स क्या? एपीज है ये। इन्होंने प्रयोग किया था चिंपांजी और वनमानुष पे। चिंपांजी या वनमानुष बोल लीजिए उनको। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये एडवर्ड एल
टॉलमैन का दिया हुआ है। चिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, आता है पेपर में। परपोशियो बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये इनकी पुस्तक हो गई, इन्होंने प्रयोग किया था चूहा पे। चलिए शिक्षण के सिद्धांत देख लेते हैं। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन है? शिक्षण के सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और जीवन संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ये सारे शिक्षण के सिद्धांत हैं। अब शिक्षण के सूत्र, ये है सरल से कठिन की ओर, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कौन सा शिक्षण का सूत्र है, ये कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिए रहते हैं तो उनमें से चेकआउट करने होते हैं हमें। तो देखिए कौन कौन से, सरल से कठिन की ओर भी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं। निगमन विधि किसने दी? अरस्तु ने। आगमन विधि, निगमन और आगमन विधि दोनों अरस्तु ने दी। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने। खेल विधि कार्डवेल कुक भी इनका नाम होता है कई जगह। किंडरगार्टन विधि ये दी फ्रोबेल ने। ह्यूरिस्टिक विधि ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने। संवाद विधि ये प्लेटो ने दी। अब कुछ अक्षमता है, ये आती रहती हैं, इन चार से बाहर ही यूपी टेट में तो नहीं जाता है, बाकी अदर एग्जाम में तो और भी आ जाते हैं। यूपी टेट के हिसाब से ये चार ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको देखते हैं। डिसलेक्सिया, ये पढ़ना या अक्षर विकार संबंधी है। उसमें क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि पढ़ना या अक्षर संबंधी विकार डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित है। ये गणितीय कौशल हो गया। डिसग्राफिया, ग्राफ लेखन संबंधी हो गया। डिस्फेजिया, ये वाक संबंधी, बोलने से संबंधित विकार है। अब कुछ बुक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बुक्स है, हाँ, ये वे पहली बुक्स है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की हो गई। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की। साइकोलॉजी इज ए बिहेवियरिट, ये है जेबी वॉटसन की। स्कूल और समाज, ये है जॉन ड्यूवे की। प्ले वे, ये एच सी कुक हो गए। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक। एडोलसेंस स्टेनले हॉल। हाउ वी थिंक, है ये बुक जॉन डीवी की। चाइल्ड हुक एंड सोसाइटी, ये है एरिक एरिक्सन की। जनरल साइकोलॉजी गिलफोर्ड। माइंड ऑफ चाइल्ड, प्रेयर। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस जीन पियाजे। एनिमल इंटेलिजेंस, ये है थॉर्नडाइक की। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये है थर्स्टन की। क्रॉस राइट इन द माइंड ऑफ मैन, ये हो गई कैली की। अब मैस्लो ने कौन सी दी थी? मैस्लो ने दी थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। बिहेवियरिज्म, ये है जेबी वाटसन की। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये है सिगमंड फ्राइड की। ड्रीम संबंधित सिगमंड फ्राइड। टाइप्स ऑफ मैन स्प्रिंगर। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी ऑलपॉट। प्रेसिस ऑफ एजुकेशन, ये है ब्रूनर का। द एजुकेशन ऑफ मैन फ्रोबेल। द चाइल्ड कॉन्स्पिरेशन ऑफ द वर्ल्ड जीन पियाजे। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये ज्ञान की, ये थोड़ा गलत लिखा है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड जीन पियाजे। करेक्टर एंड पर्सनालिटी, ये है पलेंस्की की। तो ये हमारी बुक हो गई। इसको थोड़ा स्टार लगा के रखिएगा, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ओके। कुछ विधियाँ और उनके सिद्धांत किन्होंने किन्होंने दिए हैं। तो पहले ह्यूरिस्टिक विधि, ये आर्मस्ट्रॉन्ग की। और प्रोजेक्ट विधि, ये है किलपैट्रिक की, बताया था मैंने, आया था पीछे। डॉल्टन विधि, ये है एलन परकहास्ट की। भ्रमण विधि, ये है पेस्टोलॉजी की।
और समाजमिति विधि ये है जे.एल. मारना की। डेक्राली विधि या डेक्राली की। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की, विलियम वुंड की है। अंतर्दर्शन विधि बहिर्दर्शन विधि है जे.पी. वाटसन की। केस स्टडी विधि है टाइडमैन की। प्रवर्तकीय प्रश्नावली विधि प्रयोगात्मक विधि है विलियम वुंड की। और जॉन डीवी की है समस्या समाधान विधि। बेकन व पेस्टोलॉजी ने साथ में एक विधि खोजी थी, वो है आगमन विधि। निगमन विधि किसकी है? अरस्तु की। खेल विधि है एच.सी. कुक की। इसमें कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट एक लिखा है, वो क्या है कि खेल विधि के जनक एच.सी. कुक है। यदि ऑप्शन में फ्रॉबेल व कुक दोनों हैं तो कुक सही होगा, और यदि कुक नहीं है तो उत्तर फ्रॉबेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुक एच.सी. कुक ऑप्शन में है तो वो तो सही होंगे, लेकिन अगर वो नहीं है तो फ्रॉबेल सही हो जाएगा। खेल विधि के हैं फ्रॉबेल। किंडरगार्टन ये भी फ्रॉबेल। मॉन्टेसरी विधि ये है मौर्य मॉन्टेसरी। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार ये किस अनुच्छेद में मिला? ये अनुच्छेद 21 है, ये आ जाता है, इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, इस आर्टिकल में, ये 343 के पहले भाग में। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। ओपन यूनिवर्सिटी की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश में खुली आंध्र ओपन यूनिवर्सिटी है ये। वुड डिस्पैच नीति जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसे, वे कब आया? 1854 में आया, 1854 में आया। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना ये 48-49 में हुई थी, 1948 से 49। दूरदर्शन की स्थापना, जो टीवी चैनल है उसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई। NCERT की स्थापना हुई 1961 को। CBSE की स्थापना 1962 और KVS की स्थापना 1963। तीनों को याद रखिएगा कि पहला हो गया NCERT और दूसरा हो गया CBSE और तीसरा हो गया KVS। इनकी एक एक साल करके अंतर है, एक का 61 है, एक का 62, एक का 63। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB ये किसकी देन है? किस नीति से ये आया? में तो ये आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, जो 1986 की थी। इग्नू की स्थापना है, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात कर रहा है, ये हुई 1985। NCTE की स्थापना ये है 1995। शिक्षा बिना बोझ के किस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? शिक्षा बिना बोझ के जो है किस कमेटी में मेन पॉइंट था इस पर? तो था यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई। विश्व साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ये मौलाना साहब उनके स्मरण दिवस पर मनाया जाता है। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सेन गुप्ता, SN सेन जो गुप्ता थे, उन्होंने कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय स्थापित किया था, भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी। और विश्व में सबसे पहले लिपजिंग में हुई थी, किसने की थी? विलियम वुंड। विलियम वुंड ने कहाँ पे की थी? जर्मनी में, लिपजिंग शहर में। IQ का सूत्र किसने दिया? ये दिया विलियम स्टर्न ने। बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल, ये बता 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 ही आ जाता है कई बार। ये प्रथम जो बुद्धि परीक्षण हुआ था उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, उन्होंने सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि, ये 3 प्रकार बताया थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का G और S कारक सिद्धांत तथा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया? स्पीयरमैन। G और S कारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक भी इन्हीं ने दिया था। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह सीजर लोम्ब्रासो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत, ये एरिक्सन ने दिया था। आवश्यकता पदानुक्रमित या मांग आपूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत आरबी कैटल। इड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक बताए, सिगमंड फ्राइड ने बताए थे। ये अहम, पराअहम वगैरह जो थे 3।
ये सीटेट का काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही आता है, लेकिन यूपी टेट में शायद ही है, कम चांस रहते हैं इसके। आईबीटी परीक्षण ये किसने दिया था? हरमन रोडसा ने। 16 पीएफ परीक्षण ये आरबी कैटल का है। टीएटी परीक्षण मॉर्गन व मुरे का है। आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण ये ओटिस एएस का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसका कथन है? हरलॉक का। स्वकेंद्रित या आत्म केंद्रित अवस्था है 3 से 6। पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु, ये खिलौनों की आयु मैंने बताया था, पूर्व बाल्यावस्था को ही कहा जाता है इसी को। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये पूरी क्लास? ये है मैराथन हो गए, क्योंकि यूपी टेट के लिए भी कुछ कम दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन में आप देखेंगे भी कितना, 4 से 8 घंटे थोड़े देख सकते हैं। 1-1.5 घंटे में जितना मैंने कम से कम समय में कवर कर सकता था वो किया है। और जितने टॉपिक छूट गए हैं उनको मैं क्वेश्चन सीरीज के थ्रू सारे अटेम्प्ट करा दूंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सारे मैं सीरीज 200-300 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ गलतियाँ इसमें हुई होंगी तो उनको माफ़ करिएगा, क्योंकि ये हम लोगों की शुरुआत है। चलिए, तो कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या कैसा भी लगा, या आप किस तरह का चाहते हैं, या किस सब्जेक्ट में और या किस टॉपिक में, उसका स्पेसिफिक हम बना देंगे। आपकी सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। तो बाकी ये है कि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहें। वीसो कंपटीशन क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे, और टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने आपको ये दे दिया है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो फ्री पीडीएफ या पीपीटी वगैरह जो भी हम लोग बनाते हैं तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फिर अब मैं इसका जो क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, और दूसरे सब्जेक्ट की भी मैराथन आपको इसी तरह मिलेगी। और बताइए आप लोगों को कैसा लगा। चलिए फिर, थैंक यू।